ओवर में विकेट गिरते रहे लगातार और जब श्रेयस अय्यर भी आते ही आउट हो गए तब लगा कि अब शायद यहां से पंजाब न जीत पाए और एंड में हुआ भी वैसा ही। 18 साल के आईपीएल में 3 बार रनर अप रहने के बाद आखिरकार आरसीबी जीत गई। खैर ये जीत स्पेशल तो है, साथ ही इस टूर्नामेंट में और भी कई ऐसे मौके हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल थे। कुछ ऐसे पल थे जिन्हें देखकर खुशी हुई तो कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर हंसी आई। तो कैसा रहा इस पूरे टूर्नामेंट का सफर यानी साल 2025 आईपीएल के लिए, वो आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले कि मैं पूरे आईपीएल की समरी आपको बताऊं, पहले मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन ऐप के बारे में बता देता हूं जो बेटिंग ऐप नहीं है ब्रो। यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है और आराम से काफी पैसा कमा सकते हो। मैं बात कर रहा हूं बिनोमो की, जहां आप चार्ट देखकर बस एक ट्रेड अप या डाउन आपको करना होता है। 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो अपने ट्रेड अमाउंट पर। मेरे कई दोस्तों ने बिनोमो को यूज करना। रौनक 100 वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस आईपीएल की सबसे स्पेशल बात यह रही कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा लट इंडियन प्लेयर्स ने गाड़े। मतलब एक टाइम था जब टॉप परफॉर्मेंस में ऑस्ट्रेलियंस और वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स ही दिखते थे पहले, और इंडियन प्लेयर्स कमसिन हीरोइनों की तरह चुपचाप हीरो का कंधा पकड़कर उनके पीछे खड़ी रहती थी। मगर इस बार तो लगभग हर टीम का टॉप परफॉर्मर इंडियन खिलाड़ी ही था। एक तरफ साई सुदर्शन और सूर्या ने 700 से ऊपर रन बनाकर तहलका मचाया, वहीं श्रेयस ने 175 के स्ट्राइक रेट से 600 से ऊपर रन बनाकर एक बार फिर यह साबित किया कि बंदा कैप्टनसी मटेरियल है। स्पेशली प्लेऑफ मैच में खेली गई उनकी इनिंग शायद टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग थी। आप जरूर कमेंट करके अपनी ओपिनियन देना। बाकी अक्षर पटेल ने फिर से यह साबित किया कि आज वो इंडिया के बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर क्यों है। उन्होंने कैप्टेंसी भी शानदार की। अगर थोड़ी सी किस्मत साथ देती तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ की दिल्ली दूर नहीं होती। एज अ प्लेयर एंड कैप्टन मैं हार्दिक को भी थोड़ा सा कंग्रेचुलेट करूंगा। उनका टूर्नामेंट लास्ट टाइम से फार बेटर था इस बार। उनकी टीम ने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही बुमराह टीम में वापस आए, रोहित का बल्ला चलने लगा, मुंबई टीम एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। कोहली के बारे में बात करते हैं, क्या ही बोले। टूर्नामेंट के पहले मैच से ही लग रहा था कि बंदा टॉम क्रूज की तरह एक मिशन पर निकला है। बस टॉम क्रूज की तरह इस मिशन पर उन्हें दूसरों की बहन बेटियों को चूमना नहीं था, बल्कि उनका मिशन था बस एक बार उनकी टीम आईपीएल की ट्रॉफी को चूम ले। कभी कभी मैं सच में हैरान हो जाता हूं इस आदमी को देखकर कि इस बंदे में रन बनाने की क्या भूख है। इतनी भूख तो पाकिस्तानियों में पैसों की भी नहीं है, और न्यूज चैनलों को टीआरपी की भी भूख नहीं इतनी। इसलिए जब विराट कोहली ने 20 टूर्नामेंट में टेस्ट से रिटायरमेंट लिया तो सच में दिल टूट गया। मुझे लगता है कि अभी कोहली की जो फिटनेस है वो कम से कम 5 साल और टेस्ट खेल सकते थे। बस एक टूर्नामेंट अच्छा जाने की देर थी। लेकिन जिस तरह उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, पूरे आईपीएल में परफॉर्म किया, सच में वो दिल खुश कर देने वाला था। इस बार एक टीम जिसने सबको झिला डाला वो थी चेन्नई। मतलब पहले मैच से ऐसा लग रहा था कि सीएसके की टीम इस बार चैरिटी करने निकली है। जैसे आदमी लाइफ में बहुत पैसा जब कमा लेता है तो बुढ़ापे में उसे लगता है कि कुछ दान पुण्य कमा लिया जाए। यही हालत इस बार ऐसा लग रहा था चेन्नई की थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लगा यार बहुत जीत लिया आईपीएल की ट्रॉफी, चलो अब बाकी टीमों को पॉइंट्स बांटकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। क्या बात, ये बात है। और धोनी भाई को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने किसी मैच में रन बना दिए तो सामने वाली टीम बुरा ना मान जाए। मतलब जो बंदा एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा हिटर हुआ करता था, शुरू के मैचों में तो वो 10वें नंबर पर बैटिंग करने आए। लोगों को तो डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कहीं माही भाई ड्रेसिंग रूम में मैगी चढ़ा कर आए हों और उन्हें डर लग रहा हो कि बैटिंग करने गया तो कोई पीछे से मैगी ना खा जाए हैं? हमें तो सोर्सेस से ये भी पता चला है कि एक मैच में तो माही भाई ने ये बोला कि मैं 12वें नंबर पर बैटिंग करने जाऊंगा। फिर किसी ने उनको रोक कर बोला कि माही भाई क्रिकेट में सिर्फ 11 ही प्लेयर होते हैं, अंपायर को बैटिंग अलाउड नहीं है। लोगों ने सवाल किया कि अगर माही भाई का दिल नहीं कर रहा है तो वो क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन जैसे ही कोई माही भाई पर सवाल उठाता था, माही भाई का पर्सनल एयर डिफेंस सिस्टम यानी अंबाती रायडू एक्टिव हो जाते थे। जिस तरह रायडू भाई ने माही भाई पर होने वाले हर हमले को अपने 36 इंच के छाती पर झेला है ना, उसके बाद लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि रायडू को आकाश तीर की जगह इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाए और नाम रख दिया जाए उड़ता तीर। मगर सच में यार, चेन्नई और माही भाई को इस तरह से खेलते देखना हर किसी के लिए पेनफुल था। ये उतना ही पेनफुल था जितना अपनी एक्स को हनीमून की पिक्चरों में अपने पति के साथ खुश होते देखना। मगर जैसा कि कहते हैं ना, हर बाप का भी एक बाप होता है, उसी तरह माही और सीएसके वाले दर्द से भी बड़ा दर्द था गोयनका जी का दर्द, ऋषभ पंत। अगर माही भाई को आउट ऑफ फॉर्म देखना सीएसके के फैंस के लिए एक दर्द था, तो आप संजीव गोयनका जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने 27 करोड़ देकर ऋषभ पंत को खरीदा था। पंत ने 27 करोड़ लेकर 269 रन बनाए। उनमें भी जो लास्ट मैच में उनकी सेंचुरी आई भाई साहब वो अलग। मतलब पंत ने लगभग 10 लाख रुपए लेकर 1 रन बनाया। इतने पैसों में आधी पाकिस्तान की टीम बकरीद का बकरा बनकर बाजार में बिकने के लिए भी तैयार हो जाती है। बात तो सही है। ऐसा लग रहा था कि पंत लखनऊ की टीम की कप्तानी करने नहीं आए, बल्कि गोयनका जी के हाथों हुई केएल राहुल की बेइज्जती का बदला लेने आए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पंत को आधा टूर्नामेंट तो ये नहीं पता चला कि बैटिंग करनी कहां है।
बाकी आधा टूर्नामेंट ये नहीं पता चला कि करनी कैसे। तुमसे ना हो पाएगा। और जब जब पंत खराब शॉट खेलकर आउट होते थे ना, तो गोयनका जी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो अभी फ्लड लाइट उखाड़कर पंत पर फेंक देंगे। और पंत भी पूरे टूर्नामेंट में गोयनका जी से ऐसे नजर बचाते रहे जैसे 10वीं में 35% लाने वाला बच्चा रिजल्ट के बाद अपने बाप से नजर बचाता है। गजब बेइज्जती है। वो तो भला हो कि पंत ने आखिरी मैच में सेंचुरी मार दी, वरना गोयनका साहब ट्यूब तोड़कर खा भी सकते थे। मगर इस सारे रोने स्यापे के बीच जिस एक बंदे ने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को हिला दिया, वो था 14 साल का वैभव सूर्यवंशी। मतलब जिस उम्र में लौंडों को यह नहीं पता होता कि कौन सा जूता किस पैर में पहनना है, उस बाली उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद में सेंचुरी लगा दी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी वर्ल्ड मीडिया को इतना एक्साइटेड होते नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक का मीडिया भले ही आईपीएल पर बात न कर रहा हो, लेकिन इन सभी लोगों ने वैभव सूर्यवंशी पर बात जरूर की, क्योंकि 14 साल के लड़के का इस लेवल की क्रिकेट में सेंचुरी बनाना किसी मैजिक से कम नहीं है। इतनी कम एज में रन बनाने के लिए टैलेंट तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 14 साल की उम्र में आपके अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, और इसी बात ने सबको हैरान कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो 14 का नहीं 16 का है। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो 16 का भी है तब भी क्या ये छोटी अचीवमेंट है क्या? साल 2 साल से क्या फर्क पड़ता बताओ? और अगर 16 की एज को 14 का बताना क्राइम है, तो पाकिस्तान की तो आज तक सारी टीमों को कपड़े उतारकर साइबेरिया भेज देना चाहिए। पाकिस्तान में तो प्लेयर की एज कुछ भी हो, लेकिन वो डेब्यू करता है तो उसकी उम्र 14 साल की होती है। और तो छोड़ो, शाहिद अफरीदी खुद अभी पिछले महीने 18 का हुआ है। हेलो। वैसे भी यार, ये कम एज वाला फैक्टर एक बार को तो आई बॉल ग्रैब करने के लिए काफी होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ही काउंट होती है। ऐसा नहीं कि कोई आपकी कम उम्र या एज देखकर आपको अंडर आर्म बॉल फेंक देगा है। और लास्ट में हिंदी कमेंटेटर से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि भाई लोग, कमेंट्री के नाम पर मुशायरे सुनाना बंद कर दो। धरती से लेकर मंगल ग्रह तक पूरे ब्रह्मांड को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास हर मौके पर सुनाने के लिए एक ही शेर है। हमें पता चल चुका है कि तुम कोहली के साथ गोली बोल सकते हो, तुम बुमराह के साथ गुमराह बोल सकते हो, तुम रोहित को रोहित बोल सकते हो, तुम गिल के साथ किल बोल सकते हो हैं? बात तो सही है। और तो छोड़ो, जिस कमरे में मैं टीवी देखता हूं ना, उसके शोकेस में रखे टेडी बेयर को भी तुम्हारी सारी राइमिंग याद हो गई है। मुझे पता कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा टेडी बेयर अगले सीजन तक एआई की मदद से खुद किसी मोहल्ला प्रीमियर लीग में कमेंट्री करने लग जाएगा, बता रहा हूं। इसलिए भैया, ये मुहावरों का पीछा छोड़ो चचा, कसम खाओ कि आईपीएल के अगले सीजन क्रिकेट की बात भी करोगे। मतलब कोई बंदा अगर आपकी कमेंट्री सुन रहा हो ना, तो उसे लगेगा शायद मोहल्ले से कोई बारात जा रही है, या फिर बागपत में 2 लोग आलू टिक्की की रेडी पर गोलगप्पे के पानी के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले घबराना नहीं। मुझे तो यह भी पता लगा है कि 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मोदी साहब को कहा था कि सरकार चाहो तो हम पर 10 ब्रह्मोस मिसाइल और दाग दो, लेकिन खुदा का वास्ता है सिद्धू सर को चुप कराओ। उनकी कमेंट्री सुन